हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले रामर्चा पूजा का आयोजन आज से होगा। पूजा सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और करीब 5-6 घंटे चलेगी। 6 पुजारी इस पूजा को संपन्न कराएंगे। शाम 7 बजे से अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत सरयू नदी की आरती से होनी है। अयोध्या में भूमि पूजन के बारे में पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। भूमि पूजन की शुरुआत कल गणेश पूजा से हो चुकी है। आज अयोध्या में रामर्चा पूजा होगी, फिर शाम 7 बजे दीप जलाने का कार्यक्रम होगा। रामर्चा पूजा के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान के निशानों और ध्वज का भी पूजन होना है और उसके बाद बुधवार यानी कल मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न कराया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन के मद्देनजर बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। आज शाम से बाहरी गाड़ियों को अयोध्या की सीमा में एंट्री नहीं मिलेगी। डीएम अनुज झा ने बताया है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और परिसर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरह से आयोजित किया जाएगा। डीएम ने सुरक्षा कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट करने की भी बात कही है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे उमा भारती और कल्याण सिंह भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उमा भारती ने पीएमओ और राम जन्मभूमि न्यास को अपना निमंत्रण रद्द करने की अपील की है। उमा भारती ने कोरोना के खतरे को देखते हुए भूमि पूजन के बाद अयोध्या जाने की बात कही है। पूर्व बीजेपी नेता कल्याण सिंह का निमंत्रण भी रद्द कर दिया गया है और कल्याण सिंह ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर भूमि पूजन में शामिल होने की इच्छा जता चुके महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 1 करोड़ की धनराशि मंदिर निर्माण के लिए दी है। 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए आज से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, साध्वी ऋतंबरा आज अयोध्या पहुंचेंगे। साध्वी ऋतंबरा के अलावा वृंदावन के संत फूलडोल बिहारी दास महाराज, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के विशेष कार्याधिकारी विजय बहादुर सिंह और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी को भी भूमि पूजन में आने का न्योता मिला है। मेहमानों को सोशल मीडिया के जरिए पास भेज दिए गए हैं। बीजेपी 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन के दिन चंडीगढ़ में 25 क्विंटल लड्डू बांटेगी। पूरे चंडीगढ़ में बांटने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता देसी घी के लड्डू तैयार कर रहे हैं। भूमि पूजन के दिन चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में पहले हवन किया जाएगा, उसके बाद शहर भर में लड्डू बांटे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी आज 11 लाख दिए बांटेगी। इन दियों को 5 अगस्त को जलाया जाएगा। पार्टी ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कवियों की शाम राम के नाम से एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लेजर शो और भूमि पूजन की टेलीकास्ट के लिए एलईडी स्क्रीन का भी इंतजाम किया है। मुंबई में जबरन क्वारंटीन किए जाने बिहार पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी के मामले पर बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि विनय तिवारी को छुड़ाने के लिए पटना आईजी बीएमसी के कमिश्नर को प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे। डीजीपी ने बताया कि विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटीन करने से पहले जांच पर असर भी पड़ रहा है। मुंबई में मौजूद पुलिसकर्मी 4 और पुलिसकर्मी हैं जो खोजबीन में जुटे हुए हैं। डीजीपी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को पहुंचते 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया, लेकिन एसपी को कर दिया गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आज रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को पूछताछ के लिए बुलाया है। रितेश शाह से रिया के बैंक खातों के बारे में जानकारी ली जाएगी। ईडी रितेश शाह से रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की कंपनियों के बारे में पूछताछ भी करेगी। इससे पहले कल सुशांत के सीए श्रीधर से ईडी पूछताछ कर चुकी है। पंजाब में जहरीली शराब कांड पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के 2 सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलू ने सीएम अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। पंजाब के अलग अलग जिलों में अब तक 108 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो चुकी है। जांच में पता चला है कि लुधियाना और मोगा में पेंच कारोबारी जहरीली शराब बना रहे थे। इसी शराब को पीने से 108 लोगों की जान चली गई। दक्षिण कश्मीर में सेना के अगवा जवान की तलाश जारी है। सेना में राइफलमैन शाकिर मंजूर 162वीं बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में तैनात थे और रविवार शाम 5 बजे अपने घर से वापस यूनिट में जाने के दौरान कुलगांव में अगवा कर लिए गए। सैन्य अधिकारियों को शक है कि आतंकियों ने शाकिर मंजूर को अगवा किया है और अगवा करने के बाद उनकी गाड़ी में आग भी लगा दी गई। जवान की तलाश में सेना और सुरक्षा बल जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं।
मुंबई में रात से भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में आज भारी बारिश के अलर्ट को बदलकर बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटे में 20.45 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। पालघर में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी भारी बारिश होने और बिजली कड़कने की आशंका जताई गई है। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के सिलसिले में गिरफ्तार डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही है। हनी बाबू को आज एक विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए ने 28 जुलाई को हनी बाबू को गिरफ्तार किया था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि हनी बाबू का प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंध है। एनआईए के मुताबिक हनी बाबू की गिरफ्तारी का कनेक्शन 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के आयोजन में, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जातीय हिंसा हुई थी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की कोरोना पर चर्चा और रोकथाम के लिए बैठक हो रही है। बैठक सुबह 11 बजे से होगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भारत में कोरोना महामारी के वर्तमान हालात और भविष्य में उससे निपटने की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। समिति के अध्यक्ष सपा नेता रामगोपाल यादव ने सोमवार को दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस भारत में आने पर चिंता जाहिर की थी। कोरोना से बिगड़े देश के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए आज से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के नतीजों की घोषणा 6 अगस्त को होगी। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% की कमी कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज विधायकों के भत्ते रोके जाने की याचिका पर सुनवाई होनी है। जनहित याचिका में सीएम गहलोत और सचिन पायलट खेमे के विधायकों को लेकर याचिकाकर्ता विवेक सिंह जोरदान ने मांग की है कि जयपुर और मानेसर में होटल्स में रुके विधायकों के वेतन भत्ते रोक दिए जाएं। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में तो काम कर नहीं रहे, विधायी कार्य खर्च नहीं हो रही, विधायकों को वेतन क्यों दिया जाए? इस याचिका पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक इम्तिहान के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि ओपन बुक एग्जाम को लेकर किए गए पहले मॉक टेस्ट में पंजीकरण कराने वाले कुल छात्रों में से सिर्फ 8% छात्र ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वह दोनों चरणों के मॉक टेस्ट को पूरा डाटा अदालत में पेश करे, जिससे कि कोर्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन बुक एग्जाम करवाने की तैयारी के बारे में जानकारी मिल सके। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जनवरी में कोर्ट ने 3 महीने में आनंद विहार टर्मिनल पर स्मॉग टावर बनाने का आदेश दिया था, जिसका अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें 10 महीने का समय लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जामिया हिंसा और उसके बाद की गई पुलिस कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इसके साथ ही उन छात्रों की तरफ से याचिकाएं दी गई थी जिन्हें पुलिस की कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आई थी। इन छात्रों ने दिल्ली पुलिस से आधार पर उन्होंने मुआवजे की मांग की है। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा है, निदेशक एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना को कोई रामबाण इलाज नहीं है ये कहा और शायद कभी बन भी न पाएगा। लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन बन सकती है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि अभी हालात सामान्य होने में और वक्त लग सकता है। ब्राजील और भारत पर चर्चा करते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इन देशों में ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन्हें बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। देश में पिछले 24 घंटों में 52,972 नए कोरोना के केसेस आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 18 लाख के पार। इस समय देश में 18,03,695 कोरोना केसेस हैं, जिनमें से 5,79,357 एक्टिव केसेस हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। इस समय देश में रिकवरी रेट 65.76% है। भारत में अब कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होने जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड की ट्रायल की इजाजत दे दी है। कोविशील्ड के नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिली है। इससे पहले जिन 2 वैक्सीन को डीजीसीआई ने अनुमति दी थी, उन्हें पहले और दूसरे चरण के लिए इजाजत मिली थी, लेकिन इस वैक्सीन को सीधे दूसरे और तीसरे चरण की इजाजत मिली है।
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले दो भाइयों से दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। दुकानदार ने दबंगों को उधार सामान देने से मना किया, जिसके बाद बदमाश दुकान में घुस गए और दुकानदार को बुरी तरीके से पीट दिया। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों को मामूली धारा में बंद कर दिया और अब आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर भी आ चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक नवविवाहिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद सास, ससुर और पति को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस महिला की हत्या के आरोप में इन्हें जेल में बंद किया गया था वो अलीगढ़ में जिंदा पाई गई। बुलंदशहर की वरिशा की शादी कुछ समय पहले आमिर के साथ हुई थी। आरोपी की दहेज के लिए वरिशा को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, जिसके बाद वरिशा घर छोड़कर चले गई। कुछ समय बाद पुलिस को अटैची में एक लाश मिली, जिसकी पहचान वरिशा के घर वालों ने वरिशा के तौर पर की थी। दिल्ली पुलिस ने फर्जी लूट की शिकायत दर्ज कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंकज लाकड़ा ने पुलिस पर शिकायत की थी कि सेंट्रो गाड़ी में सवार 4 बदमाशों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लूटपाट की और लाख रुपए कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी पंकज का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रंजिश के चलते पंकज ने झूठा केस दर्ज कराया था।